गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं महिपाल सिंह आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। अपन जो रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम से रिगार्डिंग, तो लास्ट जो प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उनमें अपन ने जो पीनियल ग्लैंड है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जाना जाता है, और स्मॉलेस्ट ऑर्गन और स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। और एक मैंने बात की थी अध्यात्म से जुड़ी हुई कि ये जो पीनियल ग्लैंड है ये थर्ड आई ऑफ बॉडी है, जो वास्तव में आपका मन है। ये मैंने बोला आपको क्योंकि जो दोनों आइज़ हैं उनके एग्जैक्टली अगर सेंटर से देखा जाए तो उनके बीच में ये होती है, ठीक है। और आज अपन बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में, जो कि वास्तव में लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ बॉडी है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। अपन बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। इसी थायराइड ग्लैंड को मैं क्या बोल रहा हूं, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, डन। देखो अपन ने बात की स्मॉलेस्ट ऑर्गन और स्मॉलेस्ट ग्लैंड की, जो कि पीनियल ग्लैंड थी, ठीक है। उसके बाद में अपन ने बात किया था उसका वेट का जो 7.172.18 था, 172 या 173 बोल सकते हैं अपन ने बात की थी पॉइंट के अंदर 172 और 173 mg, ठीक है। और पिट्यूटरी के बारे में भी बात की थी 500 mg, लेकिन इसका वेट होता है वो होता है 25 ग्राम। ये जो इसी वजह से क्या होती है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है। और अगर वैसे पूछा जाए तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, अगर ऐसा पूछा जाए लार्जेस्ट ग्लैंड, देखो अपना लीवर है। लीवर क्या करता है, लीवर जूसेस रिलीज करता है, लीवर एंजाइम्स भी रिलीज करता है, और रेनिन जो हार्मोन होता है उसको कन्वर्ट करने के लिए हार्मोन होता है, एक होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE। रेनिन किडनी कर रहा था, ACE कौन कर रहा है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अपने लंग्स और लीवर के बारे में पढ़ा है, लीवर और लंग्स, इन दोनों के बारे में भी अपन ने पढ़ा है। अपन एंजियोटेंसिन की बात की थी कि एंजियोटेंसिन कहाँ से रिलीज होता है, और जो एंजियोटेंसिन नोजन कहाँ से रिलीज होता है, और एंजियोटेंसिन कन्वर्ट एंजाइम कहाँ से होता है। लंग्स की बात की थी अपन ने, लीवर की भी बात की थी कि लीवर भी हार्मोन रिलीज करता है, एंजाइम रिलीज करता है, और जूसेज रिलीज करता है, ठीक है। तो ACE तो लंग से और एंजियोटेंसिन लीवर से रिलीज होता है। तो अपन ने बात की ग्लैंड के बारे में कि ग्लैंड क्या है। ग्लैंड कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज करती है, जो कि हार्मोन हो सकते हैं, जो कि जूसेज हो सकते हैं, जो कि एंजाइम्स हो सकते हैं। अगर वह ग्लैंड जूस या एंजाइम रिलीज करती है, जूस या एंजाइम रिलीज करती है तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन अगर वो हार्मोन रिलीज करती है तो वो क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो लीवर के बारे में, लीवर क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन। वैसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है स्किन। ये नॉर्मल बातें थी जो मैंने आपको बताई। अब थायराइड ग्लैंड पे फोकस करते हैं। इसका जो वेट होता है वो 25 ग्राम होता है, थायराइड ग्लैंड, जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड बोला जाता है। अब अपन बात करें ये कहाँ होती है। ये मानो नेक है, नेक में यहाँ पे क्या है, ये अपना वॉइस बॉक्स है, ये अपना क्या है, वॉइस बॉक्स, जिसको आप क्या बोलते हो, लैरिंग्स। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट, या फिर बोल सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं, रेस्पिरेटरी डेड स्पेस का पार्ट, क्योंकि जो टर्मिनल ब्रोंकियोस तक का जो पार्ट है वो रेस्पिरेटरी डेड स्पेस का पार्ट है, जहाँ पे 150 ml एयर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, एयर होती है। इसके अलावा अपन बात करें ये क्या है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट, क्योंकि जो करीना जहाँ पे डिवाइडेशन हो रहा है
उस करीना से जस्ट पहले जो 5th 6th लेवल है रिंग का, उससे जस्ट पहले का जो अबव जो पोर्शन है वो क्या है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है। लेरिंग्स जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, जिसकी अपने लेंथ की भी बात की थी, 12 से लेके 14.5 सेंटीमीटर। इसके जस्ट नीचे आता है ट्रेकिया, जिसके अंदर रिंग नुमा स्ट्रक्चर होती है। 16 से 20 रिंग नुमा स्ट्रक्चर होती है। और जो रिंग्स होती है, यहाँ पे जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब डालते हैं वो कहाँ पे कहते हैं, जो 3rd और 4th रिंग के आसपास, 3rd और 4th रिंग के आसपास। और 5th और 6th पे क्या होता है, 8th लेवल ऑफ 5th और 6th रिंग पे क्या हो जाता है, ये डिवाइडेशन हो जाता है। 5th के आसपास इसका डिवाइडेशन हो जाता है ट्रेकिया का, 2 भागों में ट्रेकिया बट जाता है। जिस पार्ट को अपन ने क्या बोला, ये डिवाइडेशन पार्ट या जंक्शन करीना, यहाँ से क्या हुआ, ये 2 भागों में बट गया ऐसे, ठीक है, 2 भागों में ये डिवाइड हो गया। अब ये तो लेरिंग्स, ये ट्रेकिया, ये नेक, तो इसके जो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगी वो थायराइड ग्लैंड अपनी। ये जो थायराइड ग्लैंड में बना रहा हूँ, वैसे एग्जैक्टली ऐसी नहीं होती, लेकिन हाँ लोकेशन यही होती है। ये होती है थायराइड ग्लैंड। ये क्या है अपनी थायराइड ग्लैंड। ठीक है भाई, ये क्या है, ये क्या है, इसको बोलते हैं अपन लैरिंग्स। ये क्या है, अपना थायराइड ग्लैंड। अब इस थायराइड ग्लैंड के अंदर 2 लोब है, एक इधर एक इधर, तो इसको क्या बोल सकते हैं, बाई लॉब्ड ग्लैंड, बाई लॉब्ड ग्लैंड। इसको अपन बोल सकते हैं बाई लॉब्ड ग्लैंड, अर्थात थायराइड ग्लैंड। और ये दोनों लोब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, जिस स्ट्रक्चर से ये जुड़े हुए हैं उसका क्या नाम है, जिस स्ट्रक्चर से ये जुड़े हुए हैं उसका क्या नाम है, उसका नाम है इस्थमस। इस्थमस, इसको बोलते हैं इस्थमस, समझे। लेरिंग्स और ट्रेकिया, ट्रेकिया के जस्ट आसपास यहाँ पे क्या है, ये थायराइड ग्लैंड लोकेटेड है। तो अपन पूछे कि ऑर्गन एसोसिएटेड, तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये जस्ट इन्फीरियर है, तो इसके जो सुपीरियर क्या होगा, सुपीरियर क्या होगा, किसके सुपीरियर क्या होगा, थायराइड ग्लैंड के सुपीरियर। भाई लेरिंग्स है। इन्फीरियर क्या होगा, भाई ट्रेकिया है। पाइपलाइन, एयर पाइप के नाम से जानते हैं ट्रेकिया को, ओके। इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ होती है 10 to 15 सेंटीमीटर, ओके। सुपीरियर ये है, इन्फीरियर ये है, पोस्टीरियर क्या है, नेक की मसल्स, मसल ऑफ नेक, ये किधर है, पोस्टीरियर। पोस्टीरियर क्या है, नेक की मसल है। और लेटरली की बात करें तो लेटरली क्या है, ये ट्रेकियल रिंग्स और लेरिंग्स लेटरली है। तो ये बात छोटी सी बात हो जो ध्यान में रखनी है। अब अपन थायराइड ग्लैंड को बना के देखेंगे एक बार। ये तो क्या है, लेरिंग्स, यहाँ पे क्या है, थायराइड ग्लैंड, ये इस्थमस पार्ट, ये पाइपलाइन, विंड पाइप या ट्रेकिया, और यहाँ पे करीना, मतलब वह पोर्शन ट्रेकिया का जहाँ पे जो ट्रेकिया है 2 भागों में डिवाइडेशन होता है, ठीक है। तो उस जंक्शन को बोलते हैं करीना, ना कि करीना कपूर। ये क्या है, करीना, ये एक्ट्रेस नहीं है कोई, ये लोकेशन है, ये जंक्शन है एट द लेवल ऑफ 5th रिंग, 5th और 6th रिंग। 5th रिंग आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। और अगर पूछे कि ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब फीड कहाँ करते हैं, तो T3 और 4th रिंग के लेवल पे। अब ये कौन से लेवल पे होती है थायराइड ग्लैंड, ये अपन जो बना रहे हैं ये क्या है, थायराइड ग्लैंड है। ये है थायराइड ग्लैंड। इस थायराइड ग्लैंड का ये जो पार्ट है वो बना चुके हैं अपन, इस्थमस, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक कौन से लेवल पे है, तो कोई पूछे तो अपन बता सकते हैं C5 से T1 लेवल पे, मतलब सर्वाइकल 5th, सर्वाइकल 6th और सर्वाइकल 7th। C7 तक होता है, जबकि सर्वाइकल नर्व पूछे तो कितनी बताओगे, 8।
8th सर्वाइकल नर्व होती है, जबकि वर्टिब्रा 7 होते हैं। तो C5, C6, C7 और T1 के लेवल पे, जैसे 5th, 6th, 7 और T1, तो यहाँ तक क्या है, ये ग्लैंड लोकेशन इसकी यहाँ तक लोकेटेड है। अब बात करें इसके अंदर क्या होता है, कुछ मटेरियल भरा हुआ होता है, ये फिलअप होती है कुछ मटेरियल से। इस मटेरियल को क्या बोलते हैं, तो ये रहा मटेरियल, इस मटेरियल को बोलेंगे स्ट्रोमा। ये मटेरियल होगा स्ट्रोमा, ठीक है। यह है थायराइड ग्लैंड, इसके अंदर क्या है, कुछ मटेरियल है, उस मटेरियल को अपन ने बोल दिया स्ट्रोमा, ठीक है। डायग्राम पे मत जाना, मेरे को डायग्राम इतना अच्छा नहीं बनाना आता। अब इसके ऊपर क्या होता है, ये जो कवर्ड होती है, सराउंडेड बाई होती है, वहाँ पे क्या होता है, ये फाइब्रस टिश्यू होता है। इसके सराउंडेड, थायराइड ग्लैंड के सराउंडेड क्या होता है, फाइब्रस टिश्यू होता है। कवर होती है फाइब्रस टिश्यू के द्वारा। और एक जो थायराइड ग्लैंड होती है, इसके ऊपर एक थायराइड ग्लैंड, मतलब थायराइड ग्लैंड का एक लोब है, उसके ऊपर क्या होती है, 2 पैराथायराइड ग्लैंड होती है, 2 पैराथायराइड ग्लैंड होती है। तो टोटल पैराथायराइड ग्लैंड की संख्या कितनी होगी, 2 तो इस लोब की तरफ, 2 इस लोब की तरफ, तो पैराथायराइड ग्लैंड होगी 4, मतलब 2 पैराथायराइड ग्लैंड के ईच साइड, मतलब आइदर साइड या आइदर लोब के साइड के अंदर लोकेटेड होती है, वो है पैराथायराइड ग्लैंड, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इसके अंदर क्या होता है, कुछ यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाई है, क्यूब लाइक मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाई है, ठीक है। ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस क्यूब लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, देखो ये जो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी बात करें, ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो क्या करती है पहले मैं बताता हूँ। ये क्या करती है, थायरोग्लोबुलिन या कोलोइड सॉल्यूशन स्टोर करती है और सीक्रेट करती है, याद रखना कि बात कर रहे हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर कुछ क्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कुछ क्या है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक गुच्छे के रूप में प्रेजेंट है, मतलब एक पेड़ के रूप में ये प्रेजेंट होते हैं, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर इनको बोलते हैं। और अगर इनकी बात की जाए क्यूब लाइक स्ट्रक्चर के बारे में, कि ये क्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं, एक्चुअल में क्या है, ये एक प्रकार के क्या है, फॉलिकल्स है, जिसको अपन थायराइड फॉलिकल्स के नाम से भी जान सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, थायराइड फॉलिकल्स, एक प्रकार से क्या है ये, थायराइड फॉलिकल, जिनकी शेप कैसी है, क्यूब लाइक। तो अगर आपको कोई पूछे कि जो थायराइड फॉलिकल्स होते हैं, जो थायरोग्लोबुलिन रिलीज करते हैं, वो कौन से एपिथेलियल लाइनिंग के बने हुए होते हैं, तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं कि ये क्यूब लाइक है, तो इसलिए ये फॉलिकल्स है, थायराइड फॉलिकल, ये क्यूबोइडल एपिथेलियम के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, क्यूबोइडल एपिथेलियम, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के अंदर स्ट्रोमा है, कुछ मटेरियल है, स्ट्रोमा के अंदर एक गुच्छे के रूप में, राउंड गुच्छे के रूप में क्यूब लाइक कुछ थायराइड फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि थायरोग्लोबुलिन को रिलीज करते हैं। और ये क्यूब लाइक होने की वजह से अपन बोल सकते हैं कि ये क्यूबोइडल एपिथेलियल लाइनिंग के बने हुए होते हैं। जैसा अपन ने पढ़ा था एल्वोलार सेक के बारे में, कि एल्वोलार सेक क्यूबोइडल एपिथेलियल लाइनिंग की बनी हुई होती है। और अपन ने बात की थी यूरिनरी ब्लैडर की, जिसके बारे में मैंने बताया कि ये ट्रांजिशनल एपिथेलियल
लाइनिंग के बने हुए होते हैं। अब इनके अंदर यहाँ पे क्या होता है, ये कुछ सिक्रेशन करती है, ये कुछ क्या करती है, सिक्रेशन करती है। उन सिक्रेशंस को क्या बोलते हैं, उन सिक्रेशन वो सिक्रेशन करती है, उन सिक्रेशन को बोलते हैं थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन मतलब थायराइड फॉलिकल्स रिलीज कर रहे हैं कुछ ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या होता है, ग्लोबुलिन होता है प्रोटीन। इनको मैं मिटा देता हूं एक बार। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार इसको बनाता हूँ मैं सेल को, इसको भी मिटा देता हूँ। ये थायराइड ग्लैंड थी, ये क्यूबोइडल एपिथेलियल लाइनिंग के थायराइड फॉलिकल्स एक ग्रुप गुच्छे के रूप में प्रेजेंट है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं ये स्पेरिकल शेप के, या फिर बोल सकते हैं क्यूबोइडल शेप के। तो क्यूब लाइक शेप बता सकते हैं या स्पेरिकल इनकी शेप बता सकते हैं। ये कुछ रिलीज करती है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या होता है, ग्लोबुलिन होता है प्रोटीन। ग्लोबुलिन क्या होता है, प्रोटीन। प्रोटीन किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन किसका बना हुआ होता है, एमाइनो एसिड का, एमाइनो एसिड का। ठीक है, तो ये जो थायरोग्लोबुलिन जो रिलीज करती है वो एक प्रकार से एमाइनो एसिड का बना हुआ होता है, और वो स्पेसिफिक एमाइनो एसिड कौन सा होता है, टायरोसिन। वह स्पेसिफिक एमाइनो एसिड कौन सा होता है, टायरोसिन। मतलब अपन बोल सकते हैं कि ये टायरोसिन एमाइनो एसिड्स का कुछ सबस्टांस या कुछ सिक्रेशन करती है, जिसके अंदर थायरोग्लोबुलिन बोलते हैं जिसको, और वो थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। वो प्रोटीन एमाइनो एसिड की बनी हुई होती है। एमाइनो एसिड क्या है, एक एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स होता है, और स्पेसिफिक एमाइनो एसिड्स कौन सा है, ये टायरोसिन, जिसको नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड्स बोलते हैं। ये टायरोसिन का रिलीज करती है। अब देखो क्या होता है, ये टायरोसिन का जो रिलीज करती है, मतलब टायरोसिन से बना हुआ कुछ मटेरियल रिलीज कर रही है, जिसको अपन ने बोला थायरोग्लोबुलिन या कोलोइड सॉल्यूशन। अब ये जो थायरोग्लोबुलिन होता है, ये होता है प्रीकर्सर, प्रीकर्सर होता है, प्रीकर्सर होता है। प्रीकर्सर का मतलब होता है द सेल विच गिव्स राइज टू द अनदर सेल, मतलब कि एक चीज़ जो दूसरी चीज़ को बनाती हो, एक सेल या दूसरे सेल को बनाती हो, कुछ भी हो सकता है। तो प्रीकर्सर का मतलब एक से कुछ दूसरा बनता हो, वो है प्रीकर्सर। तो यहाँ पे क्या, ये थायरोग्लोबुलिन है, ये थायरोग्लोबुलिन प्रीकर्सर होता है किसके लिए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। प्रीकर्सर फॉर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। और थायराइड हार्मोन कौन से होते हैं, वो होते हैं T3 और T4। T3 मतलब ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 मतलब टेट्रा आयोडोथायरोनिन या थायरोक्सिन। उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अब कैसे क्या होता है, ये जो थायराइड ग्लैंड होती है, ये मतलब क्या करती है, पूरी बॉडी की जो आयोडीन होती है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जो पूरी बॉडी की जो आयोडीन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और वो आयोडीन क्या करता है, इस थायराइड ग्लैंड के थायरोग्लोबुलिन है वहाँ पे आता है। देखो कैसे, जैसे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे क्या है, ये थायरोग्लोबुलिन है, मान लिया ये थायरोग्लोबुलिन है, ठीक है। अब थायरोग्लोबुलिन पे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से, किससे, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से पूरी बॉडी का आयोडीन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। आयोडीन इस थायराइड ग्लैंड के अंदर आएगा, और थायराइड ग्लैंड के जो ये दिखाई दे रहे हैं टर्मिनल्स एंड, यहाँ थायराइड ग्लैंड के जो थायरोग्लोबुलिन्स हैं, थायरोग्लोबुलिन से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये आयोडीन क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अब कुछ जगह जैसे काफ़ी सारे ये क्यूबोइडल से थायरोग्लोबुलिन रिलीज हो रहा है, काफ़ी सारे ये क्यूबोइडल सेल है ना। तो कहीं जगह तो 2 आयोडीन जुड़ेंगे, कहीं जगह तो आयोडीन 2 जुड़ेंगे, कहीं पे 1 जुड़ेगा। तो इस हिसाब से क्या हो जाता है, ये जो क्या है फॉलिकल्स है जहाँ से रिलीज कर रही है, क्या कर रही है, थायरोग्लोबुलिन, है ना। तो टायरोसिन जहाँ से रिलीज हो रहा है,
टायरोसिन की बात करें, टायरोसिन जहाँ से रिलीज हो रहा है उस टायरोसिन पे क्या होता है, ये आयोडीन आके जुड़ती है। अपन क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, थायरोग्लोबुलिन जो कि टायरोसिन से बना हुआ है, और टायरोसिन है, मान लो ये टायरोसिन है, ये टायरोसिन है, ये टायरोसिन है, ये टायरोसिन है। टायरोसिन पे आके ये आयोडीन जुड़ेगा, कहीं पे तो क्या होगा, एक आयोडीन मॉलिक्यूल जुड़ेगा, कहीं पे 2 आयोडीन मॉलिक्यूल जुड़ेंगे। अब देखो क्या होता है, अब क्या होता है, बचा हुआ जो पार्ट होता है वो तो हो जाता है डिस्ट्रॉयड, और ये जो आयोनाइज्ड पार्ट है वह बच जाता है। बचा हुआ पार्ट तो डिस्ट्रॉयड हो जाता है और आयोनाइज्ड पार्ट बच जाता है। अब करता क्या ये आयोनाइज्ड पार्ट, अब जैसे कई बार क्या होता है, जैसे ये दो कहीं पे तो कई बार तो क्या होता है, जैसे दो टायरोसिन जो आयोनाइज्ड है, आयोनाइज जैसे ये टायरोसिन है जो कि 2 आयोडीन मॉलिक्यूल से क्या हुआ है आयोनाइज्ड हुआ है, ये जुड़ेगा सिंगल आयोडीन से आयोनाइज्ड हुए टायरोसिन से। मतलब यहाँ पे 2 आयोडीन से आयोनाइज्ड टायरोसिन है और 1 आयोडीन से आयोनाइज्ड टायरोसिन है, तो ये दोनों जुड़ेंगे तो 3 आयोडीन के द्वारा बड़ा हुआ हो गया ना। मतलब एक तो 2 आयोडीन द्वारा आयोनाइज्ड था, एक आयोडीन द्वारा आयोनाइज्ड था। तो इससे जो बनेगा हार्मोन, उसको क्या बोलेंगे, ट्राई आयोडो थायरोनीन। और अगर क्या हो, अगर 2 आयोडीन मॉलिक्यूल से आयोनाइज्ड अगर टायरोसिन है, दूसरे ही 2 मॉलिक्यूल द्वारा 2 आयोडीन के मॉलिक्यूल द्वारा आयोनाइज्ड टायरोसिन से जुड़ता है, तो फिर बनता है टेट्रा आयोडो थायरोनीन, जिसको थायरोक्सिन के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, थायराइड हार्मोन। कैसे बना, थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के अंदर कुछ स्पेरिकल या क्यूबॉइडल एपिथेलियल लाइनिंग की बनी हुए फॉलिकल्स होते हैं जिनको थायराइड फॉलिकल्स बोलते हैं। वो थायराइड फॉलिकल्स रिलीज करते हैं इसको, कोलोइड सॉल्यूशन को या थायरोग्लोबुलिन को। ग्लोबुलिन का मतलब होता है प्रोटीन बनी हुई है अमाइनो एसिड से, और वो अमाइनो एसिड है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जिसको टायरोसिन बोलते हैं। ये जो टायरोसिन है, ये टायरोसिन क्या करता है, बॉडी की जो आयोडीन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इसके जो टायरोसिन के कुछ पार्ट होते हैं वहाँ पे आके क्या जुड़ जाता है, आयोडीन जुड़ जाता है। कहीं पे तो 2 आयोडीन मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, कहीं पे 1 आयोडीन मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। अगर ये दोनों बाद में क्या होता है, कुछ बचा हुआ भाग तो डिस्ट्रॉयड हो जाता है, और ये जो आयोनाइज्ड पार्ट होता है टायरोसिन का वो बचता है। अब अगर आयोनाइज्ड पार्ट दूसरे आयोनाइज्ड पार्ट से जुड़ता है तब बनता है थायराइड हार्मोन। अब अगर सिंगल आयोनाइज्ड टायरोसिन डबल आयोनाइज्ड टायरोसिन से जुड़ता है तो ट्राईआयोडोथायरोनिन बनता है, और अगर डबल आयोनाइज्ड टायरोसिन है वापस डबल आयोनाइज्ड टायरोसिन से ही जुड़ता है तो बनता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन या थायरोक्सिन। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, कुछ अनोदर सेल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है जिनको पेराफोलिकुलर सेल बोला जाता है। इन सेल के अलावा कुछ अनोदर सेल भी प्रेजेंट होती है जिनको पेराफोलिकुलर सेल बोला जाता है, और उनको सी सेल के नाम से भी जाना जाता है। जो थायराइड फॉलिकल्स है उनके अलावा कुछ और सेल भी प्रेजेंट होती है जिनको सी सेल या क्लियर सेल या पेराफोलिकुलर सेल बोलते हैं। ये पेराफोलिकुलर सेल क्या करती है, कैल्सिटोनिन का रिलीज करती है, सिक्रेशन करती है। किसका, कैल्सिटोनिन का। और जो बची हुई जो थायराइड ग्लैंड थी, थायराइड फॉलिकल्स थे, ये क्या करते हैं 100 डेज तक थायराइड हार्मोन को अपने यहाँ पे सेंटर में स्टोर रखते हैं, और वक्त पे ये क्या करते हैं यहाँ से इसको रिलीज कर देते हैं, किसके अंदर, ब्लड वेसल के अंदर। ठीक है, जैसे ही रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ से थायराइड फॉलिकल्स इस थायराइड हार्मोन को T3 T4 को ब्लड सर्कुलेशन में छोड़ देते हैं।
डायरेक्ट विदाउट एनी डक्ट, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा इसके जो फाइब्रस कैप्सूल होता है आउटर जो सराउंडेड, उसके तरफ क्या होता है काफ़ी सारे कैपिलरीज का गुच्छा होता है, मतलब हाईली वेस्कुलर ग्लैंड ये होती है। तो ये अपनी थायराइड ग्लैंड की नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में तो बात हुई कि क्या थायराइड ग्लैंड है, कहाँ पे इसकी लोकेशन होती है, क्या इसका वेट होता है, कौन से ये हार्मोन रिलीज करती है, इनके अंदर कौन सी सेल होती है, कौन सी सेल कौन से हार्मोन को या क्या सब्सटेंस रिलीज करती है, और कैसे हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। तो ये बात तो अपन ने कर ली। इसके बाद में जो इसका कुछ जो बेसिक शेप से रिगार्डिंग रह गया तो वो अपन बात कर लेते हैं। अगर केवल थायराइड ग्लैंड की अगर शेप पूछी जाए तो आप बोलोगे कि इसकी शेप होती है बटरफ्लाई, इसकी शेप होती है बटरफ्लाई, या कुछ जगह स्फेरिकल देखने को मिलता है, लेकिन स्फेरिकल आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा, स्फेरिकल शेप काफ़ी कम देखने को मिलेगा। तो थायराइड ग्लैंड की शेप बटरफ्लाई होती है, लेकिन थायराइड ग्लैंड के लोब की शेप वो होती है कौन शेप। जो लोब होते हैं थायराइड ग्लैंड के उनकी शेप होती है कौन शेप। जैसा कि अपनी हार्ट की शेप होती है कौन शेप, जैसा कि अपने लंग्स की शेप होती है कौन शेप, वैसे ही थायराइड ग्लैंड के लोब्स की शेप भी कैसी होती है कौन शेप। ठीक है, उसके बाद में इसकी ब्लड सप्लाई की बात करेंगे, फिर लास्ट में अपन हार्मोन्स पे जाएंगे। फिर ब्लड सप्लाई के बारे में बात करेंगे। ब्लड सप्लाई तो देखो जाहिर सी बात है थायराइड ग्लैंड को ब्लड सप्लाई थायराइड आर्टरी ही करेगी। दो थायराइड आर्टरी होती है, एक होती है सुपीरियर, एक होती है इंफीरियर। सुपीरियर और इंफीरियर थायराइड आर्टरी, थायराइड आर्टरी। जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी है वो किसकी ब्रांच होती है, वो किसकी ब्रांच होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। और जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी होती है वो किसकी ब्रांच होती है, वो किसकी ब्रांच होती है, ये तो सुपीरियर थायराइड ग्लैंड सुपीरियर जो थायराइड आर्टरी है वो तो क्या है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी वह आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई करती है किसको, ब्रेन को। और कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई करती है हार्ट को। हार्ट को 5% टोटल कार्डिक आउटपुट की ब्लड सप्लाई होती है, 15% टोटल कार्डिक आउटपुट की ब्लड सप्लाई होती है ब्रेन को, और किडनी को होती है 28% के आसपास। ठीक है, स्केलेटल को भी इतनी ही ब्लड सप्लाई होती है। कहीं पे 20% देखने को मिलेगा, मोर देन 20 होगा किडनी को ब्लड सप्लाई, 20% कार्डिक आउटपुट का। ठीक है, मतलब कितना हो गया 1 लीटर के आसपास हो गया। तो यहाँ पे तो क्या है जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है वो तो ब्लड दे रही है सुपीरियर थायराइड आर्टरी को, और वो थायराइड आर्टरी थायराइड ग्लैंड को ब्लड सप्लाई करती है। और इन्फीरियर थायराइड आर्टरी भी थायराइड ग्लैंड को ब्लड सप्लाई करती है, बजाय वो उनके पोर्शन अलग अलग हो सकते हैं कि ये सुपीरियर अलग पोर्शन में ब्लड सप्लाई देती है थायराइड ग्लैंड के, और ये दूसरी थायराइड ग्लैंड के कुछ दूसरे पोर्शन में ब्लड सप्लाई करती है। और ये एक्सटर्नल जो कैरोटिड आर्टरी है जो कि सुपीरियर थायराइड आर्टरी को ब्लड सप्लाई करती है वो किसकी ब्रांच होती है, वो किसकी होती है ब्रेकियोसिफेलिक की, ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी की। और ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी किसका पार्ट होती है, आर्च ऑफ आयोटा, आर्च ऑफ आयोटा। ठीक है, आर्च ऑफ आयोटा से क्या निकलता है, देखो आर्च ऑफ आयोटा से 3 स्ट्रक्चर निकलती है, 3 ब्लड वेसल्स निकलती है। एक होती है ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी, एक होती है ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी जिससे राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकलती है, एक निकलती है राइट सबक्लेवियन आर्टरी।
तो एक तो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी हो गई, दूसरी हो गई लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और तीसरी हो गई लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो वो अलग अलग 3 पोर्शन में बांट दिया। अब यहाँ पे जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी है उसको ब्लड सप्लाई कौन करेगी? सबक्लेवियन आर्टरी। और ये सबक्लेवियन आर्टरी या फिर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी दोनों ही ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी का पार्ट है, और ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है आर्च ऑफ आयोटा का पार्ट। तो ये है ब्लड सप्लाई की सुपीरियर और इन्फीरियर थायराइड आर्टरी को द्वारा ब्लड सप्लाई होती है थायराइड ग्लैंड को, और दोनों ही पार्ट होते हैं ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी के। ठीक है, दोनों ही पार्ट होते हैं ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी के, और ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी आर्च ऑफ आयोटा से अराइज होने वाली ब्लड वेसल है। अब एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और सबक्लेवियन आर्टरी ये आप याद रखो तो रख सकते हो। ब्लड सप्लाई में आर्टीरियल सप्लाई हो गई। वीनस ड्रेनेज की बात करें तो वीनस ड्रेनेज क्या होता है? यहाँ पे वीनस ड्रेनेज थायराइड वेन ही लाती है, जो कि ब्लड वास्तव में वीनस ड्रेनेज होता है वो कैसे होता है? देखो, ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस कैसे जाता है? हार्ट के पास कैसे जाएगा? ये कौन सी है? इन्फीरियर क्या, सॉरी, इसको बोलेंगे थायराइड वेन ब्लड देती है इंटरनल जुगुलार वेन में, इंटरनल जुगुलार वेन में। और जुगुलार वेन किस में देती है? SVC, सुपीरियर वेना केवा के अंदर ब्लड को देती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये हो गई इसकी ब्लड सप्लाई की बात। अब अपन बात करेंगे इसके हार्मोन्स के बारे में। ये तो एनाटॉमी था, इसका एनाटॉमी पूरी बात कर ली कि एनाटॉमी में क्या क्या होता है, किसका बना हुआ होता है, कैसे हार्मोन है। अब देखो हार्मोन्स की बात करते हैं, फिजियोलॉजी की स्टार्टिंग करते हैं। फिजियोलॉजी कहाँ से शुरू हो रही है? इसको किडनी मत समझना, मैंने एक बार सिर्फ लोब बनाने की कोशिश की है। लोब इसलिए क्योंकि जो क्यूबोइडल सेल्स, जो स्पेरिकल या क्यूबोइडल या थायराइड जो फॉलिकल्स हैं, ये फॉलिकल्स यहाँ ग्रुप के रूप में प्रेजेंट थे और ये हार्मोन बना रहे थे। हार्मोन कैसे बना रहे थे? इन्होंने रिलीज़ किया थायरोग्लोबुलिन को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए दोबारा से बता रहा हूँ एक बार कि क्या हुआ। यहाँ पे क्या है? थायराइड ग्लैंड का जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर क्या है? कुछ फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको अपन थायराइड फॉलिकल्स बोल सकते हैं। ये फॉलिकल्स कुछ प्रोटीन रिलीज़ करते हैं और उस प्रोटीन का नाम है थायरोग्लोबुलिन। ठीक है, और ये प्रोटीन किसकी बनी हुई होती है? ये बनी हुई होती है टायरोसिन की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? पूरी बॉडी का लगभग जो आयोडीन है वो इस थायराइड ग्लैंड की तरफ अट्रैक्ट होगा। यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू इंपोर्ट कर लिया जाएगा, इंपोर्ट ऑफ आयरन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आयरन का इंपोर्ट कर लिया जाएगा थायराइड ग्लैंड के अंदर। कौन इंपोर्ट कर रहा है? ये टायरोसिन इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अब क्या होगा? ये मान लो टायरोसिन है, इस टायरोसिन पे क्या होगा? ये क्या आ रहा है? आयरन आ रहा है, वो आके बाइंड होगा। तो जिस हिस्से पे टायरोसिन के जिस हिस्से पे आयोडीन जुड़ेगा वो हिस्सा क्या बोला जाएगा? आयोनाइज्ड पार्ट। वो क्या है? आयोनाइज्ड पार्ट। ठीक है, अब होता क्या है? कई बार तो क्या होता है, जैसे टायरोसिन मान लिया, ये टायरोसिन जैसे ऐसे बना दिया मैंने, ये टायरोसिन है। ठीक है, टायरोसिन का ये है पार्ट जहाँ पे आयोडीन आके जुड़ा, यहाँ पे एक आयोडीन का मॉलिक्यूल जुड़ा और यहाँ पे 2 जुड़ गए। तो यहाँ पे क्या होता है? हो सकता है एक आयोडीन का मॉलिक्यूल टायरोसिन पे आके जुड़े, हो सकता है 2 मॉलिक्यूल आयोडीन के टायरोसिन पे आके जुड़े। तो दोनों कंडीशन हो सकती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब क्या होगा? जहाँ पे आयोडीन जुड़ा है टायरोसिन के पार्ट पे, उसको बोलेंगे आयोनाइज्ड पार्ट।
अब क्या होगा, इस आयोनाइज्ड पार्ट के अलावा जो बचा हुआ जो टायरोसिन का पार्ट होगा वो डाइजेस्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। अब देखो आयोनाइज्ड पार्ट में बात करते हैं। अगर टायरोसिन का जो आयोनाइज्ड पार्ट है वहाँ पे केवल एक आयोडीन मॉलिक्यूल जुड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे, मोनो। जैसे यहाँ पे टायरोसिन का ये हिस्सा है जहाँ पे सिर्फ एक आयोडीन मॉलिक्यूल जुड़ा है, इसको बोलेंगे मोनो। इसको क्या बोलेंगे, मोनो। और ये क्या है, डाई। ये तो क्या है, मोनो, और ये क्या है, डाई। मोनो और डाई आयोडो थायरोनिन, मोनो आयोडो थायरोनिन, और ये क्या है, डाई आयोडो थायरोनिन। ये बात ध्यान रखने वाली है कि अगर टायरोसिन के हिस्से के ऊपर एक आयोनाइज्ड पार्ट जुड़ा है तो उस एक आयोडीन मॉलिक्यूल जुड़ा है तो उस हिस्से को मोनो आयोडो थायरोनिन बोलेंगे। मतलब टायरोसिन है, टायरोसिन का पार्ट जहाँ पे आयोडीन जुड़ेगा उसको आयोनाइज्ड पार्ट बोला। आयोनाइज्ड पार्ट के ऊपर भी ये बात निर्भर करती है कि वहाँ पे एक आयोडीन मॉलिक्यूल जुड़ा है या दो आयोडीन मॉलिक्यूल जुड़े। अगर एक आयोडीन मॉलिक्यूल जुड़ा है टायरोसिन के पार्ट पे उसको बोलेंगे मोनो आयोडो थायरोनिन, दो जुड़ेंगे तो डाई आयोडो थायरोनिन। ठीक है, अब क्या होगा, ये दोनों कंबाइंड होंगे, ये दोनों कंबाइंड होके क्या बनाएंगे, ट्राई आयोडो थायरोनिन। ठीक है, अगर मोनो आयोडो थायरोनिन और डाई आयोडो थायरोनिन जुड़ेंगे तो ट्राई आयोडो थायरोनिन बनेगा। अगर डाई आयोडो थायरोनिन और डाई आयोडो थायरोनिन ही जुड़ेंगे तो टेट्रा आयोडो थायरोनिन बनेगा। तो क्या बनेगा, टेट्रा आयोडो थायरोनिन, टेट्रा आयोडो थायरोनिन। ट्राई आयोडो थायरोनिन को T3 बोलेंगे, टेट्रा आयोडो थायरोनिन को क्या बोलेंगे, T4 या थायरोक्सिन, थायरोक्सिन। तो ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है, क्या ट्राईआयोडो थायरोनिन है, क्या टेट्राआयोडो थायरोनिन है। थायरोक्सिन में भी कंफ्यूज मत होना, T4 को ही थायरोक्सिन बोलेंगे, ये बात भी दिमाग में रखनी है। अब बात करेंगे इनके बारे में और ज़्यादा। ये थायराइड हार्मोन अपनी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये थायराइड हार्मोन अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। कैसे इम्पोर्टेंट होते हैं वो बात करते हैं, कैसे इम्पोर्टेंट होते हैं वो बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये थी कि थायराइड हार्मोन के प्रिकर्सर कौन था, थायरोग्लोबुलिन था। थायरोग्लोबुलिन से, थायरोग्लोबुलिन किसका बना हुआ था, टायरोसिन का। तो टायरोसिन से, उस टायरोसिन से अगर आपको थायराइड हार्मोन बनाना है तो आपको आयोडीन लेना होगा। आपको डेली जो आयोडीन की रिक्वायरमेंट है वो 1 mg पर वीक है या फिर 150 माइक्रोग्राम पर डे। ये आपको आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है 1 mg पर वीक और 150 माइक्रोग्राम पर डे। आयोडीन अपना जो नॉर्मल सोडियम क्लोराइड होता है उसके अंदर ppm के रूप में मौजूद होता है, मतलब पार्ट्स पर मिलियन। जैसे 10वां हिस्सा क्या होता है आयोडीन का होता है 1 मिलियन। अगर NaCl के मॉलिक्यूल है तो वहाँ पे 10वां हिस्सा क्या होगा, 10% क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, आयोडीन प्रेजेंट होगा। तो आयोडीन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये तो देख ही लिया। अब क्यों महत्वपूर्ण है इसके काम से पता चलेगा, जो थायराइड हार्मोन्स है उनके फंक्शन से पता चलेगा। थायराइड हार्मोन के फंक्शन की बात करते हैं। थायराइड हार्मोन, बोथ थायराइड हार्मोन की बात करेंगे T3 एंड T4, T3 एंड T4। अब देखो, एक तो इनका काम होता है इंक्रीज BMR। BMR का मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट।
अब देखो दोस्तों, लोगों को सबको लगता है कि बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट इतना तो सबको पता होता है, लेकिन इनको ये नहीं पता होता कि वास्तव में बीएमआर क्या होती है। बीएमआर क्या होती है, तो किसी को ऐसा मैंने अभी तक किसी ने मेरे को सही जवाब नहीं दिया कि बीएमआर क्या होती है। मैं आपको बताता हूँ बीएमआर क्या होती है। बीएमआर का मतलब होता है O2 कंजप्शन O2 कंजप्शन बाय सेल ऑफ बॉडी, सेल ऑफ बॉडी, ठीक है। बीएमआर का मतलब होता है ऑक्सीजन की डिमांड सेल के द्वारा। अब क्या कर रहा है, इन बीएमआर को बढ़ा रहा है, मतलब ऑक्सीजन की जो कंजप्शन होती है, ऑक्सीजन सेल के द्वारा कितनी इस्तेमाल की जाती है, ऑक्सीजन सेल के द्वारा कितनी इस्तेमाल की जाती है, उसकी कंजप्शन रेट को, उसकी इस्तेमाल करने की दर को ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है। कौन बढ़ा देता है, थायराइड हार्मोन। क्यों बढ़ाता है ये बात करते हैं। देखो जब कभी भी क्या होता है, इमोशनल स्ट्रेस होता है, इमोशनल स्ट्रेस होता है, क्या होता है, इमोशनल स्ट्रेस होता है। मतलब कि ऐसी कोई भी कंडीशन हो जिसमें पर्सन क्या हो, स्ट्रेस के अंदर चला जाता हो, ऐसी कोई सी भी कंडीशन हो जहाँ पे क्या हो, थायराइड हाइपोथैलेमस क्या होता है, स्टिमुलेट होता है। हाइपोथैलेमस TRH को रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट होता है। लेवल अगर डिक्रीज हो जाए, T3 और T4 का अगर लेवल डिक्रीज है, इमोशनल स्ट्रेस है, और अगर क्या है जो केटाकोलामाइन है उनका लेवल कम है, केटाकोलामाइंस का अगर लेवल कम है, तो ये क्या करता है, थायराइड हाइपोथैलेमस TRH रिलीज करता है। ये TRH करता है TSH को, ये TSH क्या करता है, थायराइड हार्मोन है उनको रिलीज कराता है। थायराइड हार्मोन को क्या करता है, रिलीज कराता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है आगे, यहाँ पे देखते हैं। ये थायराइड हार्मोन क्या करता है, ये थायराइड हार्मोन का क्या काम होता है, बीएमआर कैसे बढ़ाता है। क्योंकि हर जो बॉडी की सेल होती है उसके अंदर क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, जो कि सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप के नाम से भी जाना जाता है। एटीपेज एक एंजाइम है। तो हर सेल के ऊपर सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप होते हैं। ये थायराइड हार्मोन होते हैं T3, ये T4, ये करते क्या हैं, सेल के ऊपर सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप्स को बढ़ा देते हैं। सेल के ऊपर सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को बढ़ा देते हैं, और वो कैसे बढ़ेंगे, वो बढ़ेंगे ATP से। जब सेल का O2 कंजप्शन बढ़ेगा, O2 कंजप्शन क्यों बढ़ेगा, सेल को ऑक्सीजन की डिमांड क्यों होती है, मेटाबॉलिज्म के लिए। सेल को ऑक्सीजन की डिमांड होती है मेटाबॉलिज्म के लिए। मेटाबॉलिज्म का अर्थ बच्चों किससे होता है, मेटाबॉलिज्म का अर्थ एनाबॉलिज्म से भी होता है और केटाबॉलिज्म से भी होता है। किसी चीज़ का बनना और किसी चीज़ का टूटना। बनना मतलब केटाबॉलिज्म, टूटना मतलब एनाबॉलिज्म, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन को अपन मेटाबॉलिज्म कहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ेगा तो सेल की O2 कंजप्शन बढ़ेगी। मतलब ऑक्सीजन के द्वारा सेल क्या करेगी, ऑक्सीजन के द्वारा सेल क्या करेगी, जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है उसको कंप्लीट करेगी। वहाँ पे ATP का निर्माण होगा, वहाँ पे ATP का प्रोडक्शन होगा। ये ATP यहाँ पे आएगी और सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप्स को बनाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, और ADP में टूट जाएगी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में टूट जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप बनेंगे। तो क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, जब सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप बनते हैं तो 3 सोडियम मॉलिक्यूल, सोडियम कहाँ होता है, सेल के बाहर होता है, तो 3 सोडियम मॉलिक्यूल सेल से बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम मॉलिक्यूल सेल के अंदर आएंगे, ठीक है। सेल के अंदर क्या हुआ, सोडियम बाहर गया 3 मॉलिक्यूल, पोटेशियम सेल से बाहर आ गया, ATP टूटा ADP में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में टूटा, और सेल के अंदर क्या हुआ,
सेल के अंदर जब BMR बढ़ती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ती है, ATP ADP से टूटती है। ATP क्या करती है? ATP टूटती है ADP के अंदर। भाई क्या हो रहा है? ATP ADP में टूटती है तो क्या होता है? एनर्जी जनरेट होती है। एनर्जी जनरेट होती है मतलब क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होगी। हीट क्या होगी? प्रोड्यूस। यही आप डायरेक्ट समझते हो कि BMR का मतलब होता है हीट का प्रोडक्शन। ये हीट प्रोड्यूस ऐसे होती है। इस वजह से अपन एक चीज़ बोल सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड हीट रेगुलेट करती है। हीट रेगुलेट करती है। वैसे थर्मो रेगुलेशन का काम होता है, मोटे मोटे अक्षरों में अपन पढ़ते हैं कि हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस TRH रिलीज करता है, इसलिए टेम्परेचर रेगुलेशन का काम हाइपोथैलेमस का होता है। लेकिन रेगुलेट कर रहा है यहाँ से मदद कौन कर रहा है? हीट जनरेट करके। ये अगर ATP ADP में टूटती है तो थर्मो रेगुलेशन होता है, थर्मोजीनेसिस होता है। थर्मोजीनेसिस होता है। यहाँ पे क्या होता है? ATP अगर ATP में टूटती है तो क्या होता है? थर्मोजीनेसिस। ये चीज़ दिमाग में बैठा लेनी है कि ATP अगर ATP में टूटती है तो उसको क्या बोलेंगे? थर्मोजेनेसिस। और एनर्जी का निर्माण होता है जब सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट होता है, उसको क्या बोलेंगे? कैलोरीजेनेसिस। कैलोरीजेनेसिस। तो BMR कैसे मेंटेन की? बता दिया। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होती है? O2 कंजप्शन डिमांड कैसे बढ़ी? कैसे थर्मो रेगुलेशन हुआ? एक चीज़। दूसरी बात ये होती है कि ये जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं? थायराइड हार्मोन्स क्या करते हैं? दूसरी बात, दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये थायराइड जो हार्मोन है ये क्या करते हैं? बॉडी की ग्रोथ, सभी प्रकार की ग्रोथ के लिए थायराइड हार्मोन बहुत ज़रूरी होते हैं। चाहे वो फिजिकल ग्रोथ हो, चाहे वो मेंटल ग्रोथ हो, मतलब न्यूरोलॉजिकल ग्रोथ हो, चाहे वो सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हो। मतलब ये है फिजिकल, मेंटल, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करवाते हैं बॉडी की। केवल ग्रोथ हार्मोन तो फिजिकली जो ग्रोथ है उसको करवाता है, लेकिन ये मेंटल ग्रोथ कराता है, ये रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कराता है। बच्चे क्या होगा? अगर थायराइड हार्मोन का लेवल कम होगा तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। फीमेल के अंदर क्या होगा? थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा, जिससे MC साइकिल वो नहीं आएंगे। और MC साइकिल नहीं आएंगे तो क्या होगा? फीमेल बच्चे पैदा नहीं कर सकती, वो माँ नहीं बन सकती, वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। वो क्या है? थायराइड हार्मोन का लेवल कम होने की वजह से। वो क्या है? थायराइड हार्मोन के लेवल के कम होने की वजह से। और इस डिजीज़ को बोलते हैं मिक्सोडीमा। मिक्सोडीमा, या इसको गर्ल्स डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं, गर्ल्स डिजीज़ के नाम से। इसके अंदर क्या होता है? लॉस ऑफ MC मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल। इसके अलावा क्या होता है? थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो जाए तो गोइटर हो जाता है। गोइटर मतलब घेंगा रोग, गले का सूज जाना। थायराइड ग्लैंड काफ़ी ज़्यादा इनलार्ज हो जाती है, हाइपर ट्रोपी हो जाता है थायराइड ग्लैंड का। क्यों होता है? थायराइड हार्मोन कम है बॉडी के अंदर। थायराइड हार्मोन कम किस वजह से है? वो आयोडीन की कमी की वजह से है। दरअसल वो है जो गोइटर हो रहा है वहाँ पे आयोडीन की कमी है। आयोडीन क्या कर रहा है? टायरोसिन से मोनोआयोडो डाईआयोडो थायरोनिन बना रहा है। अगर आयोडीन नहीं होगा तो ये दोनों नहीं बनेंगे, मतलब थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा। लेकिन TSH का लेवल बढ़ेगा। TSH का लेवल इसलिए बढ़ेगा कि वो बार बार कहेगा, जैसे आपके मम्मी पापा आपको कोई काम करवाना होता है आपसे, तो क्या कहते हैं? बेटा वो काम कर, बेटा वो काम कर, बेटा जा जा, बेटा जा जा। आपके पीछे लगे हुए रहते हैं कि वो काम करवाओ उससे। कैसे करो? बेटा पढ़, बेटा पढ़, बेटा और पढ़, बेटा पढ़ रहा नहीं है, बेटा पढ़। मतलब वो बार बार कह रहे हैं, तेरे को एनफोर्स कर रहे हैं, आप लोगों को वो एनफोर्स कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। उस हिसाब से मैसेज हाइपोथैलेमस देता है कि थायराइड हार्मोन की ज़रूरत है, थायराइड हार्मोन की ज़रूरत है। आप क्या करो? थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करो। इस चक्कर में TSH का लेवल बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे आयोडीन ही नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, कच्चा पदार्थ नहीं है, तो बढ़ाओगे कैसे?
आपको कहा रोड बनानी है, लेकिन आप कहोगे मेरे पास डामर ही नहीं है, आगे से आपका मुख्यमंत्री आपको आदेश दे रहा है जाओ रोड बनवाओ, जल्दी बनवाओ, रोड बनवाओ, लेकिन आप कहाँ से रोड बनवाओगे, आपके पास डामर ही नहीं है। मतलब आपकी सेल के बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी थी, जिस वजह से सेल को बार बार, थायराइड ग्लैंड को बार बार फोर्स किया गया। इस चक्कर में थायराइड ग्लैंड हाइपर एक्टिव हो गई, लेकिन अब आयोडीन ही नहीं है तो थायराइड ग्लैंड हाइपर एक्टिव होके भी क्या थायराइड हार्मोन नहीं बना पाएगी, थायराइड हार्मोन नहीं बना पाएगी। इस वजह से क्या हो जाएगा, गोइटर हो जाएगा, आपका जो गला है वो एनलार्ज हो जाएगा। कारण गोइटर, थायराइड हार्मोन का लेवल कम, क्यों, आयोडीन की कमी। आयोडीन क्या है, जो इसको सिंथेसिस में मदद करता है, टायरोसिन से मोनो और डाइआयोडो थायरोनिन बनाने का काम करता है। इसके अलावा देखो अपन ने बात की फिजिकल ग्रोथ की, कि थायराइड हार्मोन क्या कर रहा है, फिजिकल ग्रोथ करा रहा है। कैसे कराता है ये, क्योंकि ये क्या करता है, प्रोटीन का क्या करता है, प्रोटीन का बनाने का काम करता है, प्रोटीन को बनाता है। मतलब अपन बोल सकते हैं प्रोटियोजिनेसिस, प्रोटियोजिनेसिस। थायराइड जो हार्मोन होते हैं वो प्रोटीन का प्रोडक्शन में मदद करते हैं, प्रोटीन बनवाने में मदद करते हैं, तो प्रोटियोजिनेसिस में मदद करते हैं। प्रोटीन का बनना मतलब बॉडी की ग्रोथ करना। अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। बॉडी की ग्रोथ किस पे डिपेंड है, प्रोटीन के ऊपर, ठीक है। तो मतलब प्रोटीन का प्रोडक्शन करना। इसके अलावा क्या करता है, थायराइड हार्मोन का लेवल एक्सरसाइज में बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि टीआरएच एक्सरसाइज में रिलीज होता है। इसी वजह से, क्यों, क्योंकि जब अपन एक्सरसाइज करते हैं तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन शुरू होने के चांस होते हैं जब ऑक्सीजन कम मिले तो। और जैसे ही सेल जैसे ही डिटेक्ट होता है कि ऑक्सीजन की कमी है, ज़्यादा ऑक्सीजन लेनी है, तो थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, थायराइड हार्मोन बढ़ेगा। और बढ़ा हुआ थायराइड हार्मोन क्या करेगा, बढ़ा हुआ थायराइड हार्मोन O2 कंजप्शन बढ़ाएगा, मतलब बीएमआर बढ़ाएगा। बीएमआर से क्या हुआ, बॉडी गर्म हो गई। तो इसीलिए एक्सरसाइज करते हो तब बॉडी गर्म होती है, O2 कंजप्शन बढ़ता है और एटीपी ज़्यादा जनरेट होती है। इसके अलावा क्या काम करता है, माल न्यूट्रिशन के अंदर भी क्या होता है, थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि एक तो ये प्रोटीन का प्रोडक्शन करती है। माल न्यूट्रिशन में क्वाशियोकोर और मेरास्मस आते हैं, एक में प्रोटीन डिफिशियंसी, एक में सब कुछ डिफिशियंसी। मेरास्मस मतलब मरा हुआ, सब कुछ खत्म, और क्वाशियोकोर में एब्डोमेन आगे की तरफ आ जाता है, ठीक है। उसमें प्रोटीन डिफिशियंसी होती है सिर्फ। तो इन दोनों की डिफिशियंसी होती है, एक तो प्रोटीन का प्रोडक्शन करती है, एक क्या करता है, ये क्या करता है, लीवर के पास जाता है, लीवर के पास जाके यहाँ पे क्या करता है, ग्लूकोज का प्रोडक्शन करता है, ग्लूकोज का प्रोडक्शन करेगा। ग्लूकोज दो तरीके से बना सकता है, एक तो होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का टूटना इनटू ग्लूकोज। ग्लाइकोजन टूट के जो स्टोर फॉर्म होती है ग्लूकोज की, उसको ग्लाइकोजन बोलते हैं। लीवर के पास में जाके ये ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, वापस ग्लूकोज बनाएगा, और ये ग्लूकोज एनर्जी के रूप में काम में आएगी। तो ग्लूकोज का प्रोडक्शन एक तो क्या करेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस से, एक क्या करेगा, ये लिपिड को तोड़ेगा, लिपिड को तोड़ेगा, लिपोलाइसिस करेगा। क्या करेगा, लिपोलाइसिस करेगा, लिपोलाइसिस करेगा मतलब लिपिड को तोड़ेगा। लिपिड टूटी तो क्या बना, ग्लूकोज बनेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे ग्लूकोनियोजिनेसिस। नई ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लूकोनियोजिनेसिस। केवल ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस। नए पार्टिकल से अगर ग्लूकोज बनता है तो ग्लूकोनियोजिनेसिस। दोनों से ही क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। लिपिड को तोड़ा तो भी ग्लूकोज बनेगा, लेकिन क्या प्रोटीन को तोड़ेगा, नहीं बाबा नहीं, क्योंकि ये बॉडी की सारी ग्रोथ करवाता है, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ और सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ ये करवाता है। इसलिए प्रोटीन को ये नहीं तोड़ेगा, इन चीज़ों को ही तोड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा ये आरबीसी के प्रोडक्शन के अंदर भी कुछ ना कुछ मदद करता है, तो आरबीसी के प्रोडक्शन में भी ये हेल्प करता है। एक छोटी सी चीज़ है आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प,
हेल्प इन आरबीसी प्रोडक्शन। ये बात भी ध्यान में रखना है। बीएमआर का आपको पता ही है, बीएमआर को इंक्रीज करना। इसके अलावा ऑल टाइप ऑफ ग्रोथ, सबसे महत्वपूर्ण टिप, ऑल टाइप ऑफ ग्रोथ, सभी प्रकार की ग्रोथ कराता है। इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो हार्मोन होता है वो T3 होता है, ट्राईआयोडोथायरोनिन। हालांकि ये टोटल थायराइड हार्मोन का 10% होता है, जबकि मोस्ट अबंडेडेड T4 या थायरोक्सिन ही होता है जो कि 90% होता है। लेकिन फंक्शनली मोर पोटेंट होता है T3, फंक्शनली मोर पोटेंट होता है T3। यहाँ तक कि बॉडी सेल्स भी जब थायराइड हार्मोन को कैप्चर करती है तो T4 को पहले T3 में कन्वर्ट करती है, उसके बाद में इसका इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है T3 T4 के बारे में कि मोस्ट अबेंडेडेड तो T4 होता है, जबकि मोस्ट जो फंक्शनली पोटेंट होता है वो T3 हार्मोन होता है। फंक्शन में आरबीसी प्रोडक्शन था, बीएमआर को बढ़ाना था। इसके अलावा ऑल टाइप ऑफ ग्रोथ, फिजिकल, मेंटल और क्या करना, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करना। अगर मदर के अंदर लेडीज़ के अंदर नहीं, मदर के अंदर अगर थायराइड हार्मोन का लेवल कम है तो बच्चे को 3 महीने तक थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस नहीं होगा। 3 महीने बाद में थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन शुरू होता है, तो उससे पहले क्या होगा, बच्चे के अंदर क्रिटिनिज्म हो जाएगा, बच्चे के अंदर डिजीज़ हो जाएगी लो लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन से, क्रिटिनिज्म। इसके अलावा क्या होगा, यहाँ पे बच्चे की जो ग्रोथ होगी वो स्टंट रह जाएगी, शॉर्ट स्टेचू हो जाएगी, क्योंकि ग्रोथ मदद करता है, फिजिकल ग्रोथ करवाता है। बच्चे का मेंटली डेवलपमेंट नहीं होगा, न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बच्चा मेंटली रिटार्टेड पैदा हो सकता है, एमआर बच्चा पैदा हो सकता है। ये होता है थायराइड हार्मोन के सिग्निफिकेंस, कितना महत्वपूर्ण है थायराइड हार्मोन। ठीक है, ये बात हुई अपनी नॉर्मल थायराइड हार्मोन के बारे में। इसके अलावा बात करते हैं, अगर लेवल बढ़ गया, लेवल घट गया, तो अपन ने बात कर ली, एक तो था क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म में बच्चे में क्या हुआ, शॉर्ट स्टेचू या फिर बोल सकते हैं स्टंट ग्रोथ, हाइट छोटी रह गई, हो सकता है वो एमआर हो, या फिर उसको कोल्ड हो जाए, या फिर इसको क्या बोलते हैं, कोल्ड हो जाए। कोल्ड कैसे हो जाए भाई, होगा क्या, बीएमआर लेवल नहीं बढ़ेगा, ग्लूकोज का ऑटो कंजप्शन नहीं बढ़ेगी, एटीपी में नहीं टूटेगा, एनर्जी का जनरेशन नहीं होगा, और बच्चे के अंदर थर्मो रेगुलेशन होता है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू जब ब्रेक डाउन होता है तो थर्मोजेनेसिस होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये T3 हार्मोन रिलीज ही नहीं होगा, थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन है वो रिलीज़ नहीं होंगे, लेवल पहले से कम है, इस वजह से क्या होगा, थर्मो रेगुलेशन नहीं हो जाएगा और बच्चा हाइपोथर्मिया में चला जाएगा। बाकी अगर जब कभी भी आपको सर्दी लगती है, ठंड में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड एक्टिव होती है, और ठंड के अंदर क्या होती है, थायराइड ग्लैंड बीएमआर बढ़ा देती है। हाइपोथैलेमस आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, मैसेज हाइपोथैलेमस के पास जाएगा, टीआरएच लेवल हाइपोथैलेमस बढ़ाएगा, वहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड के पास मैसेज आएगा, वो टीएसएच बढ़ाएगा, और टीएसएच थायराइड ग्लैंड पे आएगा, थायराइड ग्लैंड O2 कंजप्शन बढ़ाएगी, एटीपी को एडीपी में तोड़ेगी, ज़्यादा सोडियम पोटेशियम पंप बनाएगी सेल पे, और वहाँ से ज़्यादा एनर्जी का ब्रेक डाउन होगा, एनर्जी थर्मोजेनेसिस होगा, और आपका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। ये बात महत्वपूर्ण है, दिमाग में रखनी है आपको। तो बच्चे के अंदर ये हो सकता है। इसके अलावा क्या था, थायराइड हार्मोन से गोइटर था कि आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं होता और थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाती है, जो गोइटर था। इसके अलावा गर्ल्स डिजीज़ थी जिसको मिक्सोडीमा के नाम से भी जाना गया। अब अगर लेवल बढ़ जाए, अब अगर थायराइड हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाए तो क्या होगा, देखो थायराइड हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन 2 कंडीशन में हो सकता है। यदि तो कोई ट्यूमर हो, थायराइड ग्लैंड की कोई ट्यूमर का फॉर्मेशन हो, ट्यूमर होती है तो क्या होता है, एक्सेस ग्रोथ होता है, एक्सेस ग्रोथ होने लग जाए, या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन सा, ग्रेव्स डिजीज,
ग्रेव्स डिजीज़। ग्रेव्स डिजीज़ क्या है? एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है थायराइड ग्लैंड का। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो थायराइड ग्लैंड है यहाँ से क्या होगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कैसे होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक एंटीबॉडी बनेगी, कुछ एंटीबॉडी बनेगी। वो एंटीबॉडी क्या करेगी, वो एंटीबॉडी क्या करेगी, मिमिक करेगी। मिमिक्री मतलब सेम एज TSH T3 थायराइड हार्मोन, सेम एज थायराइड हार्मोन, मतलब थायराइड हार्मोन जैसे दिखने वाली एक क्या होगा, एंटीबॉडी बनेगी। वो क्या करेगी, जो फॉलिकुलर सेल्स के पास जाएगी और जहाँ पे थायराइड हार्मोन लगा हुआ है, थायराइड हार्मोन जहाँ से रिलीज़ होना है वहाँ पे जाके जुड़ जाएगी और ब्लड के अंदर इनका लेवल बढ़ जाएगा, इनका लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा, थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं एक्सोप्थेलेमिक, एक्सोप्थेलेमिक। एक्सो का मतलब, एक्सोप्थेलेमिक किससे रिलेटेड है, आँखों से। मतलब जिस पर्सन में ग्रेव्स डिजीज़ होगी उसकी आँखें रावण की तरह बाहर आ जाएगी, रावण की तरह बाहर आ जाएगी। तो ग्रेव्स डिजीज़ में क्या हुआ, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो जाएगा। ऐसी एंटीबॉडी जो कि बदमाश है, शैतान एंटीबॉडी है, उनका प्रोडक्शन हो जाएगा। तो इनको बोलेंगे एक्सोप्थेलेमिक गोइटर, एक्सोप्थेलेमिक गोइटर। आँखें यहाँ पे क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, आँखें यहाँ पे क्या हो जाएगी, उस पर्सन की बाहर आ जाएगी, जैसे रावण की आती है उस हिसाब से आँखें बाहर देखने को मिलेगी। ये लेवल बढ़ने पे होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ग्रेव डिजीज़ जो कंप्लीटली अपन पढ़ेंगे जब एंडोक्राइन डिजीज़ शुरू करेंगे वहाँ पे, कि कैसे एंटीबॉडी अपना फंक्शन करती है, कैसे थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ता है। तो ये चीज़ें थी बेसिक थायराइड ग्लैंड के बारे में। पहले अपन ने एनाटॉमी की बात की थी, फिर अपन ने फिजियोलॉजी की बात की, कैसे थायराइड हार्मोन्स बॉडी के अंदर अपनी जो महत्वपूर्ण कार्य है उनमें अपनी हिस्सेदारी देते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़ना। इसके अलावा एक हार्मोन और था कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन। ये दरअसल पैराफोलिकुलर जो सेल है, सी सेल है, जिसको क्लियर सेल बोलते हैं, वहाँ से रिलीज होता है। एक्चुअल में इसको थोड़ा सा बाहर रखा गया है थायराइड हार्मोन से अलावा, बाकी रिलीज थायराइड ग्लैंड से हो रहा है। इसका काम होता है डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम, डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम, जो नॉर्मल 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर कैल्शियम को लेवल को डिक्रीज रखती है, जबकि बोन्स को, बोन्स में क्या करती है, डिपोजिशन होता है कैल्शियम के, कैल्शियम के डिपोजिशन को क्या बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है। इसको क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। बोन्स के अंदर कैल्शियम के डिपोजिशन को क्या कर देती है, बढ़ा देती है या इंक्रीज कर देती है। ये होता है कैल्सिटोनिन का। और अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना है तो वो काम होता है जो 32 अमाइनो एसिड से मिला हुआ है, वाटर सोल्यूबल जो अमाइनो एसिड्स है उनसे मिलकर बना हुआ एक और हार्मोन है PTS, पैराथोर्मोन हार्मोन। वो क्या करता है, कैल्शियम लेवल को ब्लड के अंदर बढ़ाने का काम करता है। तो ये कैल्सिटोनिन, जिसका नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, डिक्रीज कैल्शियम लेवल इनटू द ब्लड, इंक्रीज कैल्शियम यूटिलाइजेशन इनटू द बाय द बोन्स ऑफ द बॉडी। तो अपन बोल सकते हैं कि थायराइड हार्मोन्स अपनी बोन्स की ग्रोथ के लिए भी रेस्पॉन्सिबल हैं। तो ये था अपना थायराइड ग्लैंड। फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में और एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।